वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपन जो बात कर रहे थे गणित शिक्षण शास्त्र, मैथ पेडागोजी की बात कर रहे थे। उसमें आपके इससे पहले जो वीडियो था उसमें था गणित का अर्थ एवं परिभाषाएं का। गणित का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है। आज अपन जो पढ़ेंगे गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर आपने है जो पहले गणित का अर्थ एवं परिभाषाएं ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। आज अपन जो बात करने वाले हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है, तो प्रत्येक जो विषय होता है या फिर प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है और उन विशेषताओं के आधार पर ही जो क्या होती है उनकी प्रकृति निर्धारित होती है। तो उसी प्रकार से विज्ञान की जैसे अपन बात करेंगे तो अलग प्रकृति है, हिंदी की अपन बात करेंगे तो अलग प्रकृति हो जाएगी। अगर अपन इतिहास की बात करेंगे तो उसकी प्रकृति कुछ अलग हो जाएगी। प्रत्येक विद्यालय विषय की अलग अलग प्रकृति है। तो उस विद्यालय विषय के अंतर्गत जो है गणित विषय भी आता है, तो गणित विषय की भी कुछ अपनी प्रकृति होगी। तो प्रत्येक विद्यालय विषय की अपन इसके बारे में लिखेंगे कि प्रत्येक विद्यालय विषय की अपनी एक अपनी जो अलग अलग संरचना है, अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। यानी प्रत्येक जो विषय है, अलग अलग विद्यालय जो विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, या फिर विज्ञान जो विषय है, या फिर आप बोलेंगे सामाजिक जो विषय हैं, उनकी प्रत्येक की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसका संबंध जो होता है, जिसका उसकी संरचना का संबंध जो होता है उसकी प्रकृति से होता है। जिसका संबंध उसकी उस विषय की प्रकृति से होता है। उसका संबंध किससे होगा, उस विषय की अपनी जो प्रकृति है उससे होगा। तथा गणित की प्रकृति निम्न प्रकार है। गणित की प्रकृति निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार होती है। अपन जो है गणित की प्रकृति के बारे में अपन बात करेंगे। अगर गणित की प्रकृति की जो है अलग अलग जो है विशेषताओं के आधार पर अपन क्या करेंगे, उनकी प्रकृति के एक एक बिंदु लेकर अपन क्या करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो उसमें आपका जो फर्स्ट बिंदु जो हो जाता है मैं गणित की प्रकृति के अंदर कि गणित की प्रत्येक शाखा, गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। गणित की जो अपन बात कर रहे हैं प्रत्येक शाखा, अलग अलग जो शाखाएं हैं, जैसे अपन बीजगणित की बात करते हैं, रेखा गणित की बात करते हैं, तो उसकी या फिर जो उसकी प्रत्येक जो शाखा है उसकी खुद के जो अभिग्रहित है, एक्सियोम्स है, उससे वह क्या होती है, प्रारंभ होती है। यह अभिग्रहित शब्द जो है आपने अगर बीएसपीसी करी होगी या कर रहे होंगे, या फिर आपने बीएड करी होगी या बीएड कर रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अभिग्रहित होता क्या है, यानी उससे प्रारंभ होती है। यानी गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। लेकिन अभिग्रहित का मतलब क्या होता है, इसके अपन बारे में बात करते हैं। अभिग्रहित का अपन जो दैनिक जीवन में अपन बात करते हैं, इसका अर्थ होता है स्वयं सिद्ध। यानी एक बार आप जो
जो है सिद्ध कर लिया जाता है तो उसको बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध कहा जाता है। यानी एक बार आपने सिद्ध कर दिया है, उसको और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, एक कथन बना लिया गया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध कहते हैं। यानी गणित की प्रत्येक शाखा कहां से आरंभ होती है, स्वयं सिद्ध या अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। किस प्रकार से होती है, जैसे अपन बात करते हैं त्रिभुज की बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो जो होता है तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो ये आपने जो है सिद्ध कर लिया, प्रमेय के माध्यम से किया है, या फिर आपने है इनका अलग अलग जो है त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज हैं, बहुत सारे अलग अलग त्रिभुज हैं, उनका प्रत्येक बार मापन किया है, बहुत सारे त्रिभुजों का आपने मापन किया है और जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो आप फिर आपने एक निष्कर्ष निकाला, एक कथन बनाया कि त्रिभुज का जो है प्रत्येक या त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या आप उदाहरण और लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि प्रत्येक जो संख्या है वह अपने अंशों के योग के बराबर होती है, या लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या अपने सभी अंशों के संपूर्ण योग सभी अंशों का संपूर्ण योग होती है। यहाँ प्रत्येक संख्या अपने अंश से बड़ी होती है, यह भी लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या अपने अंश से बड़ी होती है, अंश से बड़ी होती है। यानी आप कोई भी संख्या है, जैसे मैं कोई संख्या मान लेता हूं 10 कर लेता हूं, इसको टुकड़े टुकड़े कर लेते, जैसे 2 है, 5 है, 3 है, इसके टुकड़े कर लिए हैं, इसके टुकड़े किए हैं, तो ये प्रत्येक संख्या अपने सभी अंश यानी इसके अंश किए हैं, टुकड़े किए हैं, उसके योग के बराबर है। यानी इसके अंश विभक्त कर लिया, अंशों में विभक्त कर लिया, टुकड़े कर लिए, यानी यहाँ पर 2 है, 5 है, 3 है, इनका मैं अगर योग करता हूं तो उसके वापस क्या हो जाती है, योग के बराबर आ जाती है। प्रत्येक संख्या अपने अंश से बड़ी होती है। या कोई संख्या है, इसके टुकड़े किए हैं 2, 5 और 3, तो यानी 2 से क्या है 10 बड़ा है, 5 से 3 से क्या है 10 बड़ा है, 5 से क्या है 10 बड़ा है, उसके जो होते हैं अंश से क्या होती है, बड़ी होती है। या फिर उदाहरण जो है आप और जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। सभी त्रिभुजों के या प्रत्येक त्रिभुज के सभी त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग जो है योग 180 डिग्री होता है। यानी इसके योग जो हो जाता है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोई सा भी कोण ले लो, आपको 90 डिग्री यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये बाकी जो बच रहे हैं इसका योग टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100। यानी इसका अगर मापन करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा, इसका मापन करेंगे तो भी 180 डिग्री, इसका मापन करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला जो आपके बिंदु दे रखा होगा कि गणित, ये आपको समझ में आ गया होगा पहली बात तो कि गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गणित की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। जैसे अपन बात करेंगे सर्पिलाकार होती है, या फिर आप कह सकते हैं वर्तुलाकार होती है, या फिर आप कह सकते हैं स्पाइरल होती है। यानी अपन गणित की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर की जो हो जाएगी गणित की प्रकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार कह सकता हूं, सर्पिलाकार, या फिर आप कह सकते हैं वर्तुलाकार कह सकता हूं, वर्तुलाकार कह सकता हूं, या फिर आप जो है इंग्लिश में जो बोलते हैं
स्पाइरल जो है उस टाइप की होती है, स्पाइरल होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? वर्तुलाकार कह सकते हैं या सर्पिलाकार कह सकते हैं या स्पाइरल होती है। तो जिस प्रकार से अपन मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा होगा कि बालक का जो विकास जो होता है कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यानी प्रारंभ में विकास का जो दायरा होता है इस प्रकार कम होता है, फिर दायरा क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और प्रत्येक का संबंध, प्रारंभिक वाले का जो संबंध होता है द्वितीय वाले से होता है, इसका दोनों का संबंध तृतीय आगे वाले से होगा, यानी इसका प्रभाव आगे से आगे पड़ेगा। यानी अपन और बात कर सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जैसे अपन बात करते हैं कक्षा 6 अपन संख्या पद्धति अपन बात करते हैं, संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं, संख्या पद्धति की बात करते हैं तो कक्षा 6 में आप पढ़ते हैं प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो कहां से स्टार्ट होती है कहां से स्टार्ट होती, जैसे यहाँ पर प्राकृत संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी नेचुरल नंबर इसको n से प्रेजेंट करते हैं, तो यानी हो जाएगा 1 2 3 गिनती जो भी होती है उसको अपन कहां पर पढ़ते हैं? कक्षा 6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं कक्षा 6 के बाद कक्षा 7 के बाद बात करता हूं प्राकृत संख्या के बाद क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या यानी n के अंदर और किसको शामिल कर लिया? ये तो है ही, इसको 0 भी शामिल कर लिया जाता है, 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी पूर्ण संख्या। यानी इसका जो सीखा, ये जो आपने कक्षा 6 में सीखा है, जब तक आप कक्षा 6 का नहीं सीखते तब तक कक्षा 7 का आप नहीं सीख पाते। यानी कक्षा 6 का सीखा हुआ आगे क्या होता है? सहायक होगा। फिर कक्षा 8 की बात करता हूं, कक्षा 8 में जैसे आ जाएगा पूर्णांक आ जाएगा। पूर्णांक कहां से कहां तक होता है? माइनस अनंत, यानी कह सकता हूं यहां हो जाना चाहिए, यहाँ माइनस अनंत से यहाँ फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से डैश डैश अनंत तक चल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? इन दोनों का सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर जो है सहायक होता है। यानी आप जब तक इसको यानी इसको तब तक नहीं सीख पाते हैं पूर्णांक को जब तक आपको प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं का नॉलेज नहीं है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? स्पाइरल है या फिर वर्तुलाकार है, और इसमें जो सीखा गया जो ज्ञान है वह कैसा होता है? एक दूसरे के सहायक होता है। अर्थात गणित के सभी जो संप्रत्यय हैं यानी कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से इतने अंतर संबंधित होते हैं या इतने जो जुड़े हुए होते हैं या कड़ियों से कड़ियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि वह आपके जो है जब तक प्रारंभिक स्तर का नहीं सीखोगे तब तक का जो हो जाएगा आपके अगले स्तर का नहीं सीख पाओगे। तो लिख सकते हैं अर्थात गणित के सभी प्रत्यय एक दूसरे से इतने अंतर संबंधित होते हैं, इतने अंतर संबंधित होते हैं कि बिना निचले स्तर का अधिगम बिना अधिगम किए उच्च स्तरीय अधिगम करना संभव नहीं होता। यानी गणित के जो संप्रत्यय हैं सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इतने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि बिना निचले स्तर का ज्ञान प्राप्त किए बिना, यानी आप इसको जो है विभक्त कर लेते हैं, निचला स्तर का ज्ञान ये हो जाएगा उच्च स्तरीय ज्ञान,
यानी बिना निचले स्तर का ज्ञान प्राप्त किए बिना जब तक इसको आप ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक इसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यानी इसका अधिगम जब तक नहीं होगा तब तक इसका अधिगम नहीं कर सकेंगे। अगला जो बिंदु, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। अगला जो बिंदु हो जाना चाहिए आपके, वह हो जाएगा गणित के निष्कर्ष जो होते हैं कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह एक समान। यानी गणित के निष्कर्ष, अगला जो बिंदु ले लेता हूं तीसरा, गणित के निष्कर्ष, गणित के निष्कर्ष जो है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक है या फिर आप कह सकते हो कि वैश्विक, वैश्विक गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक या आप कह सकते हैं वैश्विक होते हैं, अर्थात गणित में निहित, गणित में निहित, गणित में निहित एक रूपता, एक रूपता उसे वैश्विक कह सकते हैं या सार्वभौमिक विषय बनाते हैं। वैश्विक ओब्लिक सार्वभौमिक भौमिक विषय, सार्वभौमिक विषय बनाती है। गणित की अपन बात करते हैं, गणित के जो निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक या वैश्विक होते हैं। यह कैसे होता है, तो जो गणित में अपन बात करते हैं जैसे स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैश्विक यानी सभी जगह, सार्वभौमिक का मतलब हो जाए या वैश्विक का मतलब हो जाता है सभी जगह एक समान, सभी जगह एक समान। यानी आपका जो है स्थान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अपन यहां बात करते हैं कि यहां राजस्थान में आप गणित पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज, वह आप जो है इसका जो होता है मूलधन, फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा जो भी चल रहा है सो है। अब भले इसको आप एमपी में पढ़ो तो भी यह कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, साधारण ब्याज यही कहीं और नहीं हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, या फिर इसकी जगह कोई जो है चक्रवृद्धि वाला ब्याज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। साधारण ब्याज के लिए जो सूत्र यहाँ जो है वही जो है एमपी में है, वही आपके यूपी में है, या फिर आप अदर जो है कंट्री की बात करेंगे तो वो यानी स्थान परिवर्तित होने पर भी यह जो है अपने जो है ये कह सकते हैं कि इसका अवधारणा जो है परिवर्तित नहीं होती, यानी सभी जगह क्या होता है, समान होता है। अब स्थान परिवर्तित यानी और दूसरी बात हो जाता है समय, यानी अगर समय भी यानी आज अपन पढ़ रहे हैं तो भी साधारण ब्याज जो है यही रहेगा, अपन कल पढ़ेंगे तो भी यही रहेगा, कितने वर्षों बाद पढ़ाया जाएगा तो भी यह मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा सो ही रहेगा। इसका कोई, इसके अवधारणा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यही एक रूपता जो है, यानी एक रूपता होगी बात सीधी सीधी, यही एक रूपता है जो उसे वैश्विक विषय या सार्वभौमिक विषय बनाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो है चौथा नंबर की अपन बात करेंगे कि गणित के निष्कर्ष अविवादास्पद होते हैं। गणित के जो निष्कर्ष हैं, चौथा की बात कर रहा हूं, गणित के निष्कर्ष अविवादास्पद होते हैं। अविवादास्पद क्या, गणित के जो निष्कर्ष निकलते हैं, रिजल्ट जो निकलते हैं वह क्या होते हैं, अविवादास्पद होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, यह क्या है, व्रत है,
यह जो है उसकी जो है त्रिज्या हो जाएगी, यह मैं मानकर चल रहा हूं 7 सेंटीमीटर है, या फिर अपन मानकर चल रहे हैं आर जो है उसकी त्रिज्या है, यह कोई बिंदु ए ओ है, यह बिंदु पी है। इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा। ठीक है, अब आज अपन यह पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मूले को आज अपन पढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले को लागू कर कर आप जो है आंसर जो निकालते हैं, निष्कर्ष जो निकालते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह आज भी यही है, कल भी यही रहेगा और पहले भी यही था। यानी इसको आप किसी भी प्रकार की क्या नहीं कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आने वाले समय में जो है क्षेत्रफल का जो है सूत्र जो है बदल जाए। ये असंभव है, किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी आप किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गणित ही ऐसा विषय है जो कैसा है, अविवादास्पद होता है। बाकी सारे के सारे जो विषय हैं विवादों से परिपूर्ण भरे हुए हैं, कह सकते हैं। जैसे अपन इतिहास की बात करते हैं तो वह विवादों का विषय कहा जा सकता है। आज भी बहुत अलग अलग जो है लेखक बताते हैं, कभी तो हल्दीघाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को विजित बताते हैं और कभी जो है अकबर को विजित बताते हैं। यानी इस वह क्या है, विवाद का विषय बन जाता है। अपन हिंदी की बात करेंगे तो यानी आप देखेंगे कि एक उपसर्ग है उत, एक उपसर्ग है उद, कोई बोलेगा उत कोई उपसर्ग नहीं है, कोई बोलेगा उत भी क्या है, एक उपसर्ग है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान को तो प्रत्येक जो है आप कह सकते हैं प्रत्येक क्षण या प्रत्येक कदम पर आप उसको क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। आज सबसे हल्की गैस जो कोई और है, इसकी अगर खोज की जाती है, निरंतर जो है विज्ञान तो हमेशा खोज पर आधारित है, हमेशा खोजें चलती रहती है। इसमें आज जो है सबसे हल्की गैस कोई और है, उसको हल्की गैस तब तक ही कहा जाएगा तब जब तक एक नवीन गैस का अब जो उससे हल्की गैस जो है आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी। तो जैसे ही कोई अन्य हल्की गैस प्राप्त हो जाएगी तो वह कथन परिवर्तित हो जाएगा कि आज सबसे हल्की गैस कौन सी है या आने वाले समय में हल्की गैस कौन सी हो जाएगी। तो यह गणित के जो निष्कर्ष होते हैं लेकिन जो है अविवादास्पद होते हैं। तो इसमें कोई किसी भी कितने भी खोज हो जाए, कितने भी आप रिसर्च कर लो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो गणित के जो निष्कर्ष होते हैं अविवादास्पद होते हैं तथा उन्हें किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इसके जो जितने भी कथन हैं उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, चुनौती नहीं दी जा सकती है। पांचवा जो बिंदु दे रखा है, गणित में भावनाओं निष्ठाओं विचारों प्रतिबद्धताओं का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि गणित केवल सत्य का विवेचन करके ही निष्कर्षों की प्राप्ति में विश्वास करता है।
यानी गणित में भावनाओं, निष्ठाओं, विचारों, प्रतिबद्धताओं का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि गणित जो एक ऐसा विषय है जिसमें उस किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं, विचारों और निष्ठाओं और प्रतिबद्धताओं का कोई स्थान नहीं। एक ही जो संप्रत्यय है, कोई सा भी, जैसे अपन बात करते हैं आयत जो दे रखा है, आयत, इसके प्रति आपके विचार क्या है, मेरे विचार क्या है, या किसी अन्य के क्या विचार है, उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल उसी बात को स्वीकार करता है जो बात क्या हो, सही हो, वास्तविक हो, उसी को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। यानी सत्य का विवेचन करके ही निष्कर्षों की प्राप्ति में विश्वास करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला जो प्रकृति दे रखी है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि गणित में क्रमबद्धता, गणित में जो हो जाएगी क्रमबद्धता, गणित में क्रमबद्धता, तार्किकता, व्यवस्थित पद, स्पष्टता आदि विशेषताएं होती हैं, आदि विशेषताएं होती हैं। यानी अब गणित का अगर निरंतर अपन अध्ययन करते हैं तो जो है बालकों में जो है क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की आदत स्थापित हो सकेगी। जैसे अपन क्रमबद्धता की तरफ देखते हैं, जैसे सबसे पहले पढ़ता है प्राकृत संख्या, उसके बाद में पढ़ता है पूर्ण संख्या, फिर पढ़ते हैं अपन बात करते हैं पूर्णांक, या फिर बाद में अपन पढ़ते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं, अपन बाद में पढ़े। यानी जिस प्रकार से इसमें जो क्रमबद्धता होती है उसी प्रकार से जो है जीवन में भी क्रमबद्धता को वह क्या करता है, प्राप्त करता है। दूसरा जो आपको दे रखा है जैसे तार्किकता, तार्किकता का मतलब क्या हो जाएगा, तर्क शक्ति की बात कही गई है। कोई भी एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही अवधारणा है, तो उसमें प्रत्येक बालक की जो है अवधारणा या फिर तर्क जो है वह क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आपको बताना है कि त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री कैसे होता है, प्रूव करना है। यहाँ पर कोई तीन व्यक्ति जो है एक ही अवधारणा को जो है अलग अलग तरीके से जो है हल करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर आप बात करते हैं, जैसे आप जो है इस अवधारणाओं को हल करते हैं तो प्रत्येक बार मापन करेंगे। जैसे एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा जो हो जाएगा 45 का है, तीसरा भी हो जाएगा 45 डिग्री का। फिर एक बार और मापन किया किसी और कोण का, एक हो जाएगा 80 का हो जाएगा, एक 50, दूसरे का भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग जो है कोणों का बार बार मापन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं कोई सा भी अगर त्रिभुज ले लेता हूं तो भी उसका जो है अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उससे आप इस कथन को प्रूफ करेंगे। जैसे मैं इस कथन को मैं प्रूफ करता हूं तो किस प्रकार से करना चाहूंगा कि यहां पर अपन बात करें कि इसमें एक प्रमेय ले लेता हूं कि यहां से इसके जो है समांतर एक इस बिंदु से एक लाइन खींची गई है, और अपन जानते हैं कि एक जो लाइन होती है उसके जो है एक तरफ जो है कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा, एक तरफ बने हुए कोणों का योग। इसमें जो है ए वाला कोण भी शामिल है, ए वाला कोण भी, यानी इसको मैं ले लेता हूँ बिंदु ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ, इसको मैं डी लेता हूँ, यहाँ पर मैं ई ले लेता हूँ। यानी यहाँ पर अपन जानते हैं कि समांतर रेखा एक आड़ी रेखा काट रही है तो ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होगा। ये भी आड़ी रेखा काट रही है, यानी जेड वाले कंडीशन बन रही है तो ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होगा। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी डी प्लस ए प्लस ई बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो डी बराबर क्या है, डी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ बी प्लस यहाँ पर ए, और ई के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा 180। यानी इसको मैं व्यवस्थित लिखूं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
एक अन्य तीसरा कोई व्यक्ति है, वो इसी चीज को प्रूफ करना चाहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वो कैसे, यानी वह यहां से चलना प्रारंभ करेगा, यहां से चलना प्रारंभ करेगा, वो अंत में यहां इसी बिंदु पर आता है, तो उसका मुंह कहाँ होगा, इसी तरफ होगा। यानी इसका मुंह घूमते घूमते है जो है यहां घूमते घूमते है उसी तरफ आ जाता है। यानी उसने कितना कर रखा है, 360 डिग्री घुमा है, 360 डिग्री। यानी यहां से चलना प्रारंभ करता है इसे, तो वह यहां से घूमता, इस बिंदु से घूमता है बिंदु ए से, तो वह कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए घूमता है। फिर यहां इस दिशा में घूमता है और वह हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी घुमा है। फिर जो है यहां पर घुमा है 180 माइनस यहां पर जो है कितना घुमा है, 180 माइनस कितना घुमा है, यहाँ पर यहाँ हो जाना चाहिए सी घुमा। इनका अपन योग करते हैं तो यानी 180 प्लस माइनस जो हो जाएगा ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी बराबर कितना, टोटल कितना घुमा है, 360 घुमा है। 18 18 18 36 18 54 यानी 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू 360 डिग्री। और यहां पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 360, इधर जो है घटाते हैं तो 180। यानी तीन व्यक्ति हैं, तीनों की जो है तर्क जो है रखने का तरीका जो है वह क्या हो जाएगा, वो अलग अलग है। यानी गणित का अपन निरंतर अगर अध्ययन करते हैं तो आप क्या बनते हैं, तार्किक शक्ति का उसमें विकास होगा, व्यवस्थित पद स्थापित होंगे, स्पष्टता आती है, बिल्कुल क्लियरिटी आती है, हर चीज में जो है स्पष्टता आ जाती है, आदि विशेषताएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो जो बिंदु जो है 7वां कि यहाँ पर जो है गणित में अमूर्त संप्रतियों की मूर्त व्याख्या की जाती है। अमूर्त संप्रतियों की मूर्त व्याख्या की जाती है। गणित में अमूर्त संप्रतियों की, अमूर्त संप्रतियों की मूर्त व्याख्या की जाती है। अमूर्त संप्रत्यय क्या है, जैसे किसी बच्चे को जो है बगीचे से 4 आम लाने को कहा जाता है। कितने आम लाने को कहा गया है, 4 आम लाने को कहा है। वह 4 जो कहा गया है वह 4 गिनकर जो है 4 आम लाता है, 1 2 3 और 4, वह 4 आम लाता है। लेकिन उसको अगर लिखने के लिए कहा जाता है कि संख्या 4 को प्रदर्शित करो तो उसको 4 लिखना नहीं आता है। तो यानी उसमें जो चीजें हैं गिनना बच्चे को आता है कि 1 2 3 और 4, उसको जो है लिखना नहीं आता है, उसको अंकों में प्रदर्शित करना उस बच्चे को नहीं आता है। यानी 4 जो है अवधारणा जो है वह कैसी है, अमूर्त है। लेकिन इसको अगर लिखा जाता है, एक अंक के रूप में लिखा जाता है, तो वह कैसे हो जाती है, मूर्त रूप हो जाता है। यानी संख्या जो प्रत्येक जो संख्या है वह है अमूर्त है, लेकिन संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष अंक का या एक विशेष सिंबल को प्रेजेंट किया जाता है, वह हो जाता है, वह क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। यानी संख्यांक जो है वह क्या होता है, मूर्त होता है, और संख्या क्या है, अमूर्त होते हैं। यानी गणित में क्या किया जाता है, अमूर्त संप्रतियों की मूर्त व्याख्या की जाती है। फिर अपन बात करते हैं, अगला जो बिंदु है गणित आगमनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है। चिंतन की प्रक्रिया है। गणित क्या है, आगमनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है। इसमें आप आगमनात्मक चिंतन का आप में विकास होगा। आगमन का अर्थ हो जाता है उदाहरण से नियम, यानी आपको बहुत सारे उदाहरण के आधार पर आप एक स्वयं जो है नियम का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं संख्याओं का योग की बात कर रहा हूं, संख्याओं का योग, लेकिन कंडीशन रख रहा हूं कि यहां पर मैं इधर में सम रखता हूं, इधर भी मैं सम संख्या रखता हूं, तो सामने कौन सी संख्या, जैसे यहां पर 2 प्लस यहां पर कर लेता हूं 8 आ जाता है, यहां पर 6 प्लस यहां पर मैं 4 कर लेता हूं, यहां पर मैं 8 प्लस यहां पर मैं जो है 12 लिख लेता हूं।
तो यानी 2 + 8, 2 क्या है सम संख्या है, 8 भी क्या है सम संख्या है। इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10 भी क्या प्राप्त होती है मेरे को सम संख्या प्राप्त होती है। यानी 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10 भी क्या हो जाती है एक सम संख्या प्राप्त होगी। 8 एक सम संख्या है, 12 एक मतलब सम संख्या है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 20 भी क्या है सम संख्या है। अर्थात आप आगमनात्मक चिंतन अगर भविष्य में आपको मिल जाता है कि 2 सम संख्याओं का योग जो होता है तो क्या होता है वह हो जाएगा सम संख्या ही होगा। यानी इधर भी सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, वह क्या हो जाएगा सम संख्या ही होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला जो 9th वाला जो पॉइंट दे रखा है वो हो जाएगा गणित बालकों में के अमूर्त चिंतन और आगमनात्मक चिंतन। अगला हो जाएगा गणित बालकों के अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था कि उसमें जो आपके चीजें सामने नहीं है उस यानी किसी वस्तु का मूर्त रूप नहीं है उसके बारे में भी सोचना। अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन और सामान्यीकरण जैसी मानसिक शक्तियों का विकास करता है। यानी गणित का अगर अपन निरंतर अध्ययन करते हैं तो बालकों में कौन सा चिंतन होगा, अमूर्त चिंतन होगा, आगमनात्मक चिंतन होगा। बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से वह खुद अपना जो है नियम निकालने वाला बच्चा बनेगा। आगमनात्मक चिंतन में वही आता है कि स्वयं अपना सूत्र सिद्धांत स्थापित कर सकेगा, सामान्यीकरण जैसी मानसिक शक्तियों का विकास करेगा। का जो है वो हो जाएगा विज्ञान की जो प्रमुख शाखाओं का आधार जो है, विज्ञान जो है कि जो प्रमुख शाखा है जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उन सभी शाखाओं का जो आधार स्तंभ जो कह सकते हैं, आधार है, बेस जो है वो क्या हो जाएगा गणित ही है। यानी गणित अगर उसमें से हटा लिया जाता है तो वह पूरी की पूरी जो है विज्ञान ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाएगी। एक डेफिनेशन बताई थी कि प्रोफेसर यंग के अनुसार कि विज्ञान का आधार स्तंभ अगर गणित को ही हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सभी का आधार क्या हो जाएगा, विज्ञान जो हो जाएगा। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का आधार गणित होता है। गणित तथा गणित के अधिकतम प्रयोग से तथा गणित के अधिकतम प्रयोग से ही उनमें यथार्थता आती है। यानी गणित विज्ञान जो है कि जितनी भी शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, इन सभी का आधार कौन होता है, गणित होता है। क्योंकि उनमें गणित के बिना तो उसमें कार्य करना ही असंभव है। जैसे फिजिक्स तो जो होता है पूरे के पूरे गणित ही होता है अपने आप में, तथा गणित के अधिकतम यानी जितना आप उसमें गणित का उपयोग करेंगे उतनी ही उसमें क्या होगी, वास्तविकता आएगी। वास्तविकता यानी यथार्थता आएगी। यथार्थता मतलब क्या होता है, वास्तविकता आएगी। गणित के माध्यम से बालकों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। गणित के माध्यम से बालकों या छात्रों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण उत्पन्न या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है या उनमें विकसित होता है। यानी जितना बच्चा गणित का अध्ययन करेगा उतना ही वह क्या हो जाएगा, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, यानी वैज्ञानिक की तरह सोचना प्रारंभ करेगा, यानी सोच उसकी विकसित होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो बिंदु हो जाएगा 12वां नंबर का, कि गणित जो है उसकी अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, भाषा होती है। भाषा कैसे होती है, उसके जितने भी चिन्ह है, संकेत है, सूत्र है, प्रतीक है, वह अपने आप में वह क्या है, भाषा ही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये आपके सामने जो है एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से है, तीसरा त्रिभुज इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। यहां अपन बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण वाला हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से। और ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कम, यानी कौन सा कोण है, न्यून कोण। यह कौन सा कोण है, अधिक कोण। तो ये वाला जो है कोण कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएं, फिर मैं बताता हूं कि यह कोण कौन सा हो जाएगा। तो करके लिख के बताओ कि यह कोण कौन सा है। उससे पहले मैं यहां पर बताता हूं, तब तक इसको कंप्लीट करता हूं, तब तक आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वाला जो है कोण कौन सा हो जाएगा। यानी यह न्यून कोण है, यानी यह कितना है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ये मैं इसको x मान लेता हूं, इसको जो है मैं y मान लेता हूं। तो यानी x जो है 90 डिग्री से कम है। यहां पर जो है y जो है 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। अब आपने सोच लिया होगा कि यह कोण कितने का है, तो आपने ये सोचा होगा कि यह क्या है, 90 डिग्री का है। तो यह 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि यह 90 डिग्री यानी 91 डिग्री का भी हो सकता है। यह जो है ए वाला भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, ए भी 1 डिग्री कम भी हो सकता है और 1 डिग्री अधिक भी हो सकता है। जब तक अपन एक स्पष्ट यानी यहां पर सिंबल नहीं डाल देते हैं, तब तक इसको आप 90 डिग्री का नहीं कहेंगे, क्योंकि अपन ने क्या माप थोड़ी रखा है, यहां पर जो एक 90 डिग्री ही है, यानी यह 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और अधिक है। यानी यहां पर ये सिंबल जो है, संकेत जो है, यह क्या प्रदर्शित करता है, गणित की एक भाषा को प्रदर्शित करता है। दूसरा अपन यहां पर एक सिंबल यह प्रदर्शित किया है कि 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर जो पूरी लैंग्वेज थोड़ी लिख रही है, यहाँ सिंबल ही यह बता रहा है कि कम है या ज्यादा है। यहाँ पर भी ये सिंबल जो है लेस देन या ग्रेटर देन की बात कर रहा। यहाँ पर हो सकता है x जो है y के बराबर है, तो यह क्या है, सिंबल जो है बताता है, यानी यह क्या हो जाएगा, इसके संकेत है, चिन्ह है, प्रतीक है, जो इसकी भाषा को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं या इसकी भाषा को बताते हैं। तो गणित की अपनी एक भाषा होती है। वह भाषा कैसे होती है, तथा आप लिख सकते हैं गणितीय चिन्ह, गणितीय चिन्ह, संकेत, चिन्ह, संकेत, प्रतीक आदि विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं, निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं। गणित की जो भाषा है वह जो है अलग ही भाषा है, यानी उसके जो चिन्ह है, संकेत है, प्रतीक है, वही उसकी क्या है, भाषा होती है। यहां पर जो है आपके गणित की जो है प्रकृति जो है समाप्त होती है। और बहुत सारे आप बिंदु लिख सकते हैं
आप अगर गणित का निरंतर अध्ययन करते हैं तो इन 12 बिंदु के अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदुओं में से आपको बताए गए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को जो है शेयर करते रहें, ताकि जो है आपके लिए मैं अलग अलग तरीके की और उसमें नवीनता वाली क्लासें आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।